कभी भी यूपीएससी के क्वेश्चन को आप टारगेट नहीं कर सकते। उसका एक साधारण सा तरीका होता है, जैसे एक मछुआरा अपना जाल फेंकता है और जाल फेंक कर धीरे धीरे उसको कम करके हुए लाता है तो मछलियां फंसती है। ऐसा मैटर चाहिए जो फिजिकल, इकोनॉमिक, ह्यूमन ज्योग्राफी को लिंक करते हुए इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से जो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। यार ज्योग्राफी को फैक्ट्स क्यों बना रखा है, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है वो। मकरंद हैज एक्सेप्टेड द चैलेंज। अब प्रतीक हैं, ये लीड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, वो थोड़े समय के बाद जैसे जैसे एग्ज़ाम निकट आने लगेगा, जैसे खास के 8 डेज 10 डेज होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा कर एग्जामिनेशन छोड़ देते हैं। और छोड़ते इसलिए कि उनको लगता है कि अरे हमें तो कुछ भी याद नहीं है। अब उनको फीलिंग होगी दिमाग में कि मेरा दिमाग ब्लैंक है, हमें कुछ भी याद नहीं है, हम क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। जब स्टूडेंट्स को हम छोड़ के जाते और दूसरा सेगमेंट जब उनको पढ़ाया जाता, तो मेरा था कि मैं बहुत इंटीग्रेटेड पढ़ाता था। एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, दूसरे से टॉपिक, तीसरा टॉपिक जोड़ कर। और आपने मेरा मोटो सुना होगा, बी अ थिंकिंग क्रिएशन। मतलब ओल्ड राजेंद्र नगर में मुझे लगता है कि अभी तक हिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ाया गया है। मैं क्यों नहीं थकता हूँ उसकी राज बताता हूँ। कभी जब मॉर्निंग में आप हमारे घर पर आएंगे, ये सही है कि मैं ऑन द एवरेज थोड़ा कम सोता हूँ। जैसे देखिए हमारा करंट का टीम है, इधर देखिए ज्योग्राफी का टीम है बैठा हुआ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। आप लोगों ने देश भर से बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं मणिकांत सर, जिनको आप पूरे देश भर में जानते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और लाखों स्टूडेंट ये कहते हैं कि मणिकांत सर भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक शिक्षक हैं। हमने कई बार सर के स्टूडेंट के इंटरव्यू किए, या फिर पता भी चलता है 2021 में भी सर के जो छात्र रहे उनके 288 नंबर आए। उसके बाद पिछले साल भी हम अभिनव प्रकाश सर से मिले थे, उनके भी लगभग 304 नंबर थे। यूपीएससी का रिजल्ट आया 2023 में, इसमें भी सर की एक स्टूडेंट रही हैं, उनके 308 नंबर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, यस, थैंक यू। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट आपको ये कहते हैं कि मणिकांत सर भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक शिक्षक हैं और लगभग 30 साल से भी अधिक सालों से पढ़ा रहे हैं। आपके स्टूडेंट को आप ऐसा क्या कराते हैं कि हिस्ट्री में उनके अधिक से अधिक नंबर आ जाते हैं हर साल? देखिए शिवम, अगर बहुत ऑनेस्टली आप हमसे पूछेंगे तो हम सारे बच्चों को कराते हैं। और हम जितना टाइम देकर और जितना सिस्टमेटिक तरीके से कराते हैं, हिस्टोग्राफी का नॉलेज देते हैं, सोर्सेस का नॉलेज देते हैं, फिर उसके बाद उसको चेंजेस की पूरी अंडरस्टैंडिंग देते हैं। और शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक में नहीं हुआ जो मैं क्लास में डिक्टेट करके उन लोगों को लिखना नहीं सिखाता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि मैंने आपसे ही जनरल स्टडीज में भी लिखना सीखा, लेकिन उसमें कुछ हैं जो निकल जाते हैं। मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट बहुत महान वो होता है जिसको ज़्यादा दिग्गज स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे साथ रेसिप्रोकेट कर पाते हैं, मतलब हमारी तरह वो भी मेहनत कर पाते हैं, उनमें भी एक जुनून होता है। जैसे आपने भी एक सवाल किया कि आप पिछले 30 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं। कई लोगों का सवाल होता है कि थकते नहीं हैं, कई लोगों का सवाल होता है कि भाई आप कैसे। तो एक्चुअली मैं जुनून से पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ हम अगर प्रोफेशनली अगर हम पढ़ाते, जैसे मैंने बच्चों से फील ली है हमें पढ़ाना है, तो फिर वो चीज़ नहीं आ पाती। हमने हिस्ट्री का पैटर्न ही पढ़ाने का बदल दिया है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स के बीच होते हैं, तो आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिए कि अच्छा मणिकांत सर का हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका बाकी लोगों से अलग कैसे है, तो आपको बता देंगे वो। हम उनको चेंजेज का नॉलेज देते हैं। हिस्ट्री के बारे में बहुत बड़ा मिथक है। जैसे अभी भी ORN में हूँ तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हमारे कुछ सीनियर्स ने कहा कि सर हिस्ट्री में बहुत सारा फैक्ट्स होता है। हमने कहा कि देखो ऐसा है कि ORN में, मतलब ओल्ड राजेंद्र नगर में, मुझे लगता है कि अभी तक हिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ाया गया स्टूडेंट्स को। हम मुखर्जी नगर में थे, अब ORN में आ चुके हैं। अब ORN को बच्चों को हम बताएंगे कि हिस्ट्री फैक्ट्स नहीं है, हिस्ट्री मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स है, इतना इंटरेस्टिंग है, यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट। तो हम उनको एंजॉय करना सब्जेक्ट का सिखाते हैं। हम उनको बेस्ट से बेस्ट बुक, हाँ सारे बुक्स पढ़ने का पेन मैं स्वयं मोल लेता हूँ और उनको सीधा मैं नॉलेज ट्रांसफ़र करता हूँ कि देखो इस
हिस्टोग्राफी का नॉलेज देता हूँ। तो उसमें जो कुछ अच्छे बच्चे होते हैं निकल जाते हैं, वो भी उनका भी भाग्य, थोड़ा मेरा भी भाग्य। अब 3 साल तो लगातार कॉन्जिक्यूटिव वास्तव में, लेकिन अब अगला साल क्या होता है इसकी हम भी गारंटी नहीं दे सकते। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे मैं ग्राउंड पे बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता रहता हूँ, बातचीत करता हूँ, आपकी हिस्ट्री ऑप्शनल की तो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। आपसे स्टूडेंट बहुत सारे ये भी डिमांड करते थे कि सर जीएस फाउंडेशन भी लेकर के आओ, लेकिन आपने, मुझे पता चला है कि ओआरएन में लगभग ये शुरुआत कर दी है, इतना लेट क्यों? मैं पहले बताऊं शिवम कि हमने ओआरएन में ही नहीं, हमने मुखर्जी नगर में भी शुरुआत की है। और इतनी लेट शुरुआत हमने क्यों की, इसकी वजह बताता हूँ। कि पहले मैं जीएस में हाथ नहीं डालना चाहता था, ये बहुत डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग काम था। क्योंकि अब तक तो हिस्ट्री में खुद मतलब पढ़ाता था, तो मैं आज तक 30 ईयर्स में एक टॉपिक के लिए मैं किसी और टीचर को नहीं जोड़ा, और ना आज जोड़ पाऊँगा। पढ़ाना छोड़ दूँगा, किसी को जोड़ नहीं पाऊँगा। अगर मैं, हालांकि मेरा मोटो है, मैं आपको बताऊं कि लास्ट सांस तक पढ़ाना, तो शायद मैं मुँह से छूटे ही ना, लेकिन हम किसी को जोड़ नहीं पाएंगे। जनरल स्टडीज़ में क्या है कि ग्रुप ऑफ टीचर को मैनेज करना है। तो बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में असमंजस चले कि मैं क्या करूं। तो मैं कई इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था, तो उसमें हिस्ट्री का पार्ट पढ़ाता था। तो मतलब जाते थे, 1-2 इंस्टीट्यूट ऐसे थे जिनसे हमने सोचा कि चलो ऑप्शनल हमारा द स्टडी है, और जीएस के लिए हम ठीक है कोई ना कोई रूप में मार्केट को में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक इंस्टीट्यूट से, फिर एक इंस्टीट्यूट से मेरा एसोसिएशन रहा। अब वहाँ होता क्या था कि मैं जब हिस्ट्री का पार्ट में पढ़ा लेता था, नॉर्मली हमसे ही क्लास स्टार्ट होता था, तो हिस्ट्री का क्लास जब मैं कर लेता था, कवर कर लेता था, तो फिर जब स्टूडेंट्स को हम छोड़ के जाते और दूसरा सेगमेंट जब उनको पढ़ाया जाता, तो मेरा था कि मैं बहुत इंटीग्रेटेड पढ़ाता था। एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, दूसरे से टॉपिक, तीसरा टॉपिक जोड़कर। और आपने मेरा मोटो सुना होगा, बी अ थिंकिंग क्रिएशन। हाँ सर, ये मैं जैसे मुखर्जी नगर देखता हूँ या ओल्ड राजेंद्र नगर, वहाँ पे बड़ा था, कहीं अगर आपका होर्डिंग बोर्ड दिखता है वहाँ जरूर नीचे लिखा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यूपीएससी, जैसे आपने कभी फिशिंग होते हुए देखा होगा, कभी मछली का जाल पकड़ते हुए देखा होगा, तो कभी भी यूपीएससी के क्वेश्चन को आप टारगेट नहीं कर सकते। उसका एक साधारण सा तरीका होता है, जैसे एक मछुआरा अपना जाल फेंकता है, और जाल फेंक कर धीरे धीरे उसको कम करके हुए लाता है, तो मछलियाँ फंसती है। तो उसी प्रकार से बच्चों को एक वाइडर परव्यू देना पड़ता है, और वहाँ से फिर क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो हिस्ट्री में तो मैं ये कर देता था। जब दूसरा जनरल स्टडीज़ के पार्ट में वो जाता था, तो बराबर उनका कंप्लेन आता था मेरे पास कि सर वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो हमने आपसे सीखा, क्वेश्चन पर बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल जैसे तैसे पढ़ाया जा रहा है। तो बहुत दिनों तक असमंजस रहा। मैं अपने मैडम से भी, चूँकि वो हर चीज़ में मैं उनसे एडवाइस लेता हूँ, तो मैंने उनसे भी बात की, अपने बच्चों से भी बात की। बहुत समय तक मुझे हिम्मत नहीं पड़ी कि बहुत मेहनत का काम होगा, अच्छी ज़िंदगी कट रही है, इतना पेन क्यों मोल लिया जाए। अंत में एक अंदर से ये आया कि चलो इस फील्ड में अब हमने इतने दिन तक पढ़ा है, अब कुछ लेगेसी छोड़ के जाना है। तो लेगेसी यही हुई कि अगर हम पैराडाइम शिफ्टिंग जीएस में कर दिया, हिस्ट्री में तो मैं एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को किया, जो बच्चे मेरे जॉब कर रहे हैं वो भी याद रख रहे हैं, जो भी क्लास कर रहे हैं वो उन्होंने भी याद रखा है। लेकिन अगर हमने जीएस में ऐसा कर दिया, तो एक हम अपनी लेगेसी छोड़ के जा पाएंगे। अब तक जनरल स्टडीज़ का मतलब होता है खूब टीचर, कहीं से भी, जैसे आप मान लीजिए क्लास से स्टार्ट करना है, तो अब उस बच्चे का भाग्य है कि वो जब कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, अगर उस संस्थान में, चूँकि उसकी भी मजबूरी होती है, अपना संस्थान चूँकि प्रोफेशनल होते हैं, एक्सपेंडिचर भी काफ़ी बढ़ गया, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करता, लेकिन उसके शिकार बच्चे हो जाते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता। जैसे अब साइंस टेक का टीचर खाली रहा, तो उस बच्चे को साइंस टेक से ही शुरू हो गई। अब एक बच्चा उठ के गांव से आया है, जैसे तैसे बेचारे ने ग्रेजुएशन किया है। एक उसकी बदकिस्मती यह रही कि वहाँ पर भी उसको ग्रेजुएशन तक नहीं पढ़ाया गया, खाली दिमाग है, अचानक से साइंस टेक और जब वो टकराता है, तो उसका सारा यूपीएससी पढ़ने का जुनून ही समाप्त हो जाता है। तो हम उसमें एक नए पैटर्न पर, आपने देखा होगा, एक पैराडाइम शिफ्टिंग का नारा दिया है कि एक पहले टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़कर और एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से जोड़कर उसको अंडरस्टैंडिंग बनानी है। मेंस और प्री की साथ तैयारी करानी है, टाइम टू टाइम टेस्ट लेना है। 3 स्टेज का हमने इसलिए उस कार्यक्रम को रखा है, बेसिक फाउंडेशन, एडवांस फाउंडेशन एंड सुपर स्टेज। ये 3 हमने चरण में बांटे हुए हैं।
ताकि स्टूडेंट्स का पैराडाइम शिफ्टिंग कर सके, और टीचर्स को भी हम उसी लाइन पर, जैसे हम आपको कंटेंट डेवलपमेंट में अपनी टीम को दिखाते हैं। मैं आजकल क्या है कि पिछले 7 to 8 मंथ से मैं एक क्लास केवल मॉर्निंग में लेता हूँ मुखर्जी नगर, और 7 to 8 मंथ से मेरी रूटीन ये है कि मैं अपने उसी कंटेंट टीम के साथ काम करता हूँ, और उन सबको एक खास पैटर्न से तैयार करवा रहा हूँ। जो मेरा कंटेंट वो मार्केट से जब निकल के आएगा तो मार्केट के पैटर्न से अलग होगा, और हमारे जो टीचर्स पढ़ाएंगे वो भी टीचिंग का पैटर्न अलग होगा। क्योंकि मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 26 जून से, लेकिन सारे टीचर्स को हम 1 जून से जोड़ रहे हैं, और 20 to 25 डेज हमको अपने टीचर्स के साथ काम बिताना है। अभी मैं अपने कंटेंट टीम के साथ बिता रहा हूँ। सर बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि जो मणिकांत सर, जो आपने शुरुआत में ही बता दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि थकते नहीं हैं, सर की एज काफ़ी ज़्यादा हो जाता हूँ। मैं क्यों नहीं थकता हूँ उसकी राज बताता हूँ। कभी जब मॉर्निंग में आप हमारे घर पर आएंगे, ये सही है कि मैं ऑन द एवरेज थोड़ा कम सोता हूँ। जैसे नॉर्मली मैं 12 o'clock सोता हूँ, 6 बजे सवेरे उठ जाता हूँ, उसके बाद फिर मेरा दिमाग एक्टिव हालत में ही होता है। तो अब बेड पर जाने पर अचानक से तो नींद नहीं आ जाती है, तो मुश्किल से 5 से 5.5 घंटे का एवरेज मैं नींद सोता रहता हूँ। मेरा काम भी चल जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मॉर्निंग में देखेंगे हमें, तो जैसे सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जो आता हूँ, तो मैं ट्रेडमिल्स पर जॉगिंग करता हूँ, दौड़ता हूँ। मैं जब दौड़ता हूँ तो उस समय कोई ये नहीं समझ सकता कि मैं एक एज पर्सन हूँ। मैं एक यंग की तरह दौड़ता हूँ, और मैं पसीने से लथपथ होकर फिर उससे उतरता हूँ। तो मैं उतना ही यंग अपने आप को फील करता हूँ जितना कोई यंग व्यक्ति फील करता है। हमको आज तक कभी शरीर में वीकनेस फील ही नहीं हुआ। यही सर राज है कि हर साल आपके यहाँ से हिस्ट्री में इतने अधिक नंबर आ जाते हैं। आज ही नौशीन आई थी सर, कैसा फील होता है जब आपके स्टूडेंट पढ़ने के बाद आते हैं आपसे मिलने के बाद, और इतना हाईएस्ट स्कोर लेके आते आगे हैं? और भी बेहतर होने जाएगा, क्योंकि आपने देखा है कोलबाग सेंटर हमने डाला है। तो अब तक इंग्लिश मीडियम वालों के साथ क्या होता था कि मैं उनको ऑनलाइन ही हेल्प कर पाता था। वजह क्या है कि मैं मुखर्जी नगर में था और वहाँ इंग्लिश मीडियम का माहौल नहीं था, तो हम वहाँ इंग्लिश मीडियम का सेपरेट बैच स्टार्ट करते, छोटा सा बैच बनता, और हम इंग्लिश मीडियम में इक्वली करना चाहते थे। तो उसमें हमने उस रिकॉर्डेड वीडियो से, वो जो मेरा आपने अभिनव जो देखा था अपने स्टूडेंट, तो वो भी ऑनलाइन का मेरा स्टूडेंट था, और यह भी मुझसे ऑनलाइन ही हेल्प ली थी इसने। लेकिन अब मैं चूँकि आ चुका हूँ ORN में, तो अब हमारा ऑफलाइन का डेट आ चुका है। ऑफलाइन शुरू होगा, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन में हम लाइव भी देंगे जैसे हिंदी मीडियम में देते रहें, और रिकॉर्डेड भी देंगे। तो अब क्या है कि और भी ज़्यादा हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हमारा रिजल्ट आएगा। अब इस बार तो हमारा इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट का आउटकम एक आध वर्ष के बाद दिखता है, लेकिन ORN भी 1-2 वर्ष के बाद हमारा आउटकम देने इसका लगेगा। मतलब जिन स्टूडेंट को इंतजार था वो अब खत्म होने ही वाला है। ऐसा सोच सकते हैं आप। अगर किसी का इंतजार है तो किसी को इंतजार होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, कम से कम मेरा इंतजार तो कर रहे हैं। सर मेरा अब आपसे आखिरी सवाल ये है, जैसे UPSC का प्रीलिम्स अब नज़दीक आने वाला है, जो स्टूडेंट इस बार तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे आखिरी में, किस तरीके से तैयारी करें और क्या क्या गलतियाँ ना करें? देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से उनको बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस को कैरी करने की कोशिश ना करें। बहुत सारा इन्फॉर्मेशंस नहीं जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लूज करवा देगा। अब कोई नई चीज़ पढ़ने की तो बात रही नहीं, क्योंकि अब बहुत अब ये कौन सा मंथ, अब तो आप समझ सकते हैं कि जस्ट लास्ट गिनती शुरू है। तो अब वो अपनी जो पढ़ी हुई चीज़ को कॉन्सोलिडेट करें, और थोड़ा सा पढ़ते हुए इवनिंग में किसी समय हल्का इंटरटेन करें, और दिमाग की क्रिएटिविटी को बना कर रखें। उनको हम एक मैसेज और भी देना चाहेंगे, क्योंकि दोनों सेटिंग उनका पेपर होगा, और ख़ासकर जो उनका, अब जानते हैं कि सेकेंड पेपर सेकेंड हाफ में उनका CSAT का पेपर होगा। तो एक आदत अगर उनकी है तो उसको छोड़ दें, वो दिन में सोना छोड़ दें। डे टाइम में दे शुड नॉट गो टू बेड, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि फिर उनको उस समय में एक ड्रॉजीनेस फील होने लगेगा, एक नींद जैसी आने लगेगी, तो वो उस आदत को छोड़ें। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो पढ़ रहे हैं उसमें अब उनको लालच ये होगा कि पीछे से उन्होंने कुतर लिया है, बहुत कुतरते कुतरते बहुत ज़्यादा कुतर लिया होगा, सोचा होगा लास्ट में चबाऊँगा। अब जब वो च्यू करेंगे तो वो कुतरन कोई इंसान चबा नहीं सकता, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो क्या होगा कि वो थोड़े समय के बाद जैसे जैसे एग्ज़ाम
निकट आने लगेगा, जैसे खास के 8 डेज 10 डेज होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा कर एग्जामिनेशन छोड़ देते हैं। और छोड़ते इसलिए कि उनको लगता है कि अरे हमें तो कुछ भी याद नहीं है। अब उनको फीलिंग होगी दिमाग में कि मेरा दिमाग ब्लैंक है, हमें कुछ भी याद नहीं है, हम क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। तो ये एक फीलिंग सभी को आती है, ये एक नेसेसरी एविल है, इसको झेलना होगा उनको। और जितना फैक्ट्स उनको याद है, फैक्ट्स से कुछ लेना देना नहीं है, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पर होती है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो उसी अंडरस्टैंडिंग से फैक्ट्स भी निकल जाता है। तो इसलिए हम यही मैसेज देंगे कि बी प्रैक्टिकल, बी प्रैग्मेटिक। आपका दिमाग किसी से कमज़ोर नहीं है, आप अपने माइंड सेट को पॉजिटिव बनाए रखें। सर बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल रहता है, जो लाखों स्टूडेंट आपको ऑनलाइन देखते हैं, कि मणिकांत सर ने जो द स्टडी है जीएस फाउंडेशन के लिए इतना लेट क्यों शुरुआत की, इतना लेट आपने सर क्यों किया, और बाकी कोचिंग्स के क्या आप अलग कराएंगे, क्योंकि कोचिंग तो बहुत सारे हैं जो कराते हैं। देखिए, पहली बात तो मैंने एक सवाल का जवाब आपको पीछे ही दे दिया है। आपको याद होगा कि वाई हैव आई स्टार्टेड अ बिट लेट। तो इसलिए कि मैं काफ़ी सोच समझ के इसमें हाथ डालना चाहता था। अब दूसरा सवाल ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, ये सही है कि हमने सितंबर अक्टूबर से अपना इनिशिएटिव, बल्कि कह लें तो आप पिछले जून से ही मैंने इनिशिएटिव शुरू किया। नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक कल्चर ये है कि डिसाइड करिए, बैनर टांगिए और बस आप बैच स्टार्ट का एक डेट दे दीजिए और शुरू हो जाइए। लेकिन पिछले लगभग 8 to 9 मंथ से हमारे जो R&D टीम है इसी तरह काम कर रहे हैं। थोड़ा मैं भी इनको परेशान करता हूँ, थोड़ा ये भी हमें परेशान करते हैं, क्योंकि हम जो बताना चाहते हैं उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कई बार हम जो बताना चाहते हैं कान को प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, फिर भी ये काम करते हैं। अब जैसे मैं आपको अगर बताऊं तो उधर देखिए हमारा करंट का टीम है, इधर देखिए ज्योग्राफी का टीम है बैठा हुआ। तो वो सब क्या है कि इसमें इस तरफ मीडिया का टीम है और सब अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। और हमारा जो मैटर है उसका स्लोगन और मोटो ही अलग है कि टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर। तो यहाँ पर हमारा स्टडी मटेरियल उसी लाइन पर बनना है जिस लाइन पर टीचर को पढ़ाना है, और मेंटर को उसी लाइन पर काम करना है। तो सभी को सिंक्रोनाइज करने में दैट इज़ गोइंग टू बी एक बिग चैलेंज। अब जैसे क्या है कि ये ट्रेडिशन नहीं था यूपीएससी में कि मैटर तैयार करने में कोई खास स्पेसिफिक तरीका हो, लोग जैसे तैसे एक के बाद दूसरे टॉपिक तैयार कर लेते थे। अब देखिए हमारे पॉलिटी वाले हैं, आप हमारे पॉलिटी वाली टीम से मिलिए तो वो कहाँ से शुरू करेंगे। इंटरनेशनल जैसे हम आपको बताते हैं, ये देखती रही हैं, जैसे शिवानी मैम हैं उधर बैठी हुई, वो मतलब वो लीड करती रही हैं, और इधर अब प्रतीक हैं ये लीड कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अब जो टीम है तो कैसी पॉलिटी में किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक बनेगा, किसके बाद कौन सा टॉपिक बनेगा, तो एक एक मैटर बनने के बाद 3-3 बार रिजेक्ट होता है। कई बार हमारी टीम के लोग भी परेशान हो जाते हैं, बनने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि फिर आपको रिफॉर्मुलेट करना पड़ता है। तो ये टेंडेंसी है। जैसे उधर ज्योग्राफी में है मकरंद ने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया कि हमने कहा कि देखो ज्योग्राफी में एक प्रॉब्लम मैं देखता हूँ टीचिंग में, कि जितने भी ज्योग्राफी के टीचर है 80% एनर्जी देते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, और इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी पर बात ही नहीं होती है। तो हमें ऐसा मैटर चाहिए जो फिजिकल, इकोनॉमिक, ह्यूमन ज्योग्राफी को लिंक करते हुए इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से जो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे। यार ज्योग्राफी को फैक्ट्स क्यों बना रखा है, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है वो। मकरंद हैज एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड इज वर्किंग ऑन दिस लाइन। द सेम हैपन्स इन केस ऑफ इवन आप कह सकते हैं हमारे जो करंट की है। हमने कहा कि देखो वैसे हमें मैगजीन नहीं मार्केट में डालना, मैगजीन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों में थोड़ी सी तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, टॉपिक इस तरह से बने। तो इस तरह से हमारी कोशिश है कि हमारा मैटर मार्केट से अलग बने, और हमारा विश्वास है, आई एम कॉन्फिडेंट कि जब हमारा सारा कुछ बनकर तैयार होगा, अनपैक्ड होगा, तो उसी तरह का होगा। तो सर यही वजह है थोड़ा सा लेट शुरुआत करने की। हाँ ओके बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल गए हैं तो आप ज़रूर लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो।